जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये जो हमारी क्लास है ये है भारतीय संविधान की, और संविधान में हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक इतिहास। और आज संवैधानिक इतिहास में हम सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे भारतीय संविधान की मूल भावना कहा जा सकता है, या फिर अगर हम कहें कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 ही वो अधिनियम है जिसके आधार पर हमारा संविधान बना है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि भारतीय संविधान मूल रूप से 70% इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 का ही बड़ा रूप है, याद रखना। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आज जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है, जरा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें इस अधिनियम में है वो आज तक हमारे संविधान में लागू हैं, कहीं ना कहीं अक्षर से उनको जोड़ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको बातचीत करेंगे इसकी। भारत शासन अधिनियम 1935 यह उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, यानी इसके दो हिस्से थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसमें 321 धाराएं, 14 भाग तथा 10 अनुसूचियां थी। आज के समय में कितने धाराएं हैं, मतलब अनुच्छेद हैं 395, भाग कितने हैं 22। ठीक है, और अनुसूचियां कितने हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप ये देखिए कि आज के समय में जो हम संविधान का रूप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिया गया है। ठीक है, वर्मा इसको दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला था भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा था वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अच्छा ये वर्मा सरकार का हमसे क्या लेन देना है, तो वर्मा मतलब म्यांमार। मैं आपको बता दूं कि म्यांमार एक समय में इसको वर्मा के नाम से जाना जाता था, और आज के समय में जो म्यांमार है ये किसी समय में भारत का ही हिस्सा था, और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही इसको भारत से अलग कर दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसी वजह से इसको दो हिस्सों में लाया गया, भारत सरकार अधिनियम और वर्मा सरकार अधिनियम। ठीक है, ये जो अधिनियम है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसके अलावा 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित श्वेत पत्र जो कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर आधारित था, और संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश पर आधारित था। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि किस पर आधारित था, तो मेनली साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, इसके अलावा 1933 में जो ब्रिटिश सरकार का व्हाइट पेपर आया था, व्हाइट पेपर मतलब सरकारी दस्तावेज, उस पर आधारित था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उस पर आधारित था ये कहीं ना कहीं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी भी, ऑब्वियस बात है क्योंकि संसद ही तो इसको बना रही है। कोई भी भारतीय विधायिका चाहे संघीय हो या प्रांतीय हो, उसे संविधान को संशोधित करने या परावर्तित करने के लिए अधिकार नहीं था। यह अधिकार किसके पास था, संसद के पास था, वो भी ब्रिटेन की। केवल ब्रिटिश संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब है कि उस समय जो संविधान चल रहा था, मतलब जो नियम चल रहे थे, उनको बदलने का अधिकार भारत में जो विधायिकाएं थीं, चाहे केंद्रीय विधायिका हो या प्रांतों की विधायिकाएं हो, जिन्हें उस समय विधान परिषद कहा जाता था, उनको किसी भी नियम में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। ये परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटेन की संसद के पास था। ठीक है, वहां से ही सारे नियम बनते थे। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, प्रांत शामिल होंगे और रियासतें शामिल होंगी। रियासत मतलब देसी रियासतों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देसी रियासतें मतलब जहाँ पर राजा हैं और उन राजाओं ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया है, जो रानी है उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया है। ठीक, हाँ, इस अधिनियम के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन जो आज तक हम देखते हैं।
ठीक है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई जो आज भी संविधान में शामिल हैं। पहली बनाई गई केंद्र सूची, दूसरी बनाई गई राज्य सूची और तीसरी बनाई गई समवर्ती सूची। ठीक है, आप लोग जानते होंगे क्या है, थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। वे सारे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो केंद्र सूची में आते हैं। उस समय में केंद्र सूची में टोटल 59 विषय शामिल थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। फिर आती है राज्य सूची, वे विषय जिन पर राज्य कानून बनाएगा उनको राज्य सूची में रखा गया। इसके अंतर्गत 54 विषय शामिल थे। और फिर आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची कहा गया। और इसमें 36 विषय शामिल थे। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं तत्कालीन समय की बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान का डेटा नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि वर्तमान में इतने विषय नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की। ठीक है, 1935 में जब ये आई थी तब। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार था, यानी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय के पास थी। आज के समय में अवशिष्ट शक्तियां, अच्छा अवशिष्ट शक्ति क्या होती है जान लो, अब ये शब्द आया है इसको जान लेते हैं। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति का मतलब है वे सारे नियम या वे सारे अधिकार जो ना तो केंद्र सूची में है, या वे सारे कानून जो ना केंद्र में शामिल है, ना राज्य में शामिल है, ना समवर्ती में है। भाई कुछ विषय ऐसे हैं जो ना केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। तो ऐसे जो विषय बच गए उन्हें कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां सीधे सीधे दे दी गई किसको? गवर्नर को, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जैसा कि इसमें कहा गया था कि हम बनाएंगे एक भारत संघ, यहाँ पर आप देख सकते हो अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, लेकिन ये अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि रियासतें इसमें कभी शामिल ही नहीं हुई। अब रियासतें शामिल नहीं हुई तो दो लोगों को तो मिला करके बनना ही था, प्रांत और रियासतें। रियासतें कभी शामिल नहीं हुई तो अकेले फिर ये कभी बन ही नहीं पाया। अच्छा, रियासतें क्यों नहीं शामिल हुई? क्योंकि रियासतों के पास ये अधिकार था कि मैं इसमें आना चाहें तो आए, ना आना चाहें तो ना आए, तो वो फिर नहीं आई। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, ड्यूल गवर्नेंस प्रांतों में समाप्त कर दी। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। ये क्या होता है तो मैं पिछले वीडियोस में आपको डिटेल में बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर के देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी, यानी उनको ज़्यादा पावर दे दी। प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल को कार्यकारी परिषद जो कि प्रमुख होते थे उन्हें परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई गई। ठीक है, मंत्री उन प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे जिन्होंने उन्हें नियंत्रित किया था। विधायिका मंत्रियों को भी हटा सकती थी। हालांकि गवर्नरों ने अभी तक विशेष आरक्षित शक्तियां बरकरार रखी हैं, यानी फिर भी जो है पावर जो ज़्यादा है वो गवर्नर के पास ही है। ब्रिटिश अधिकारी अभी भी किसी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे, यानी भारतीयों को अधिकार तो दिए जा रहे हैं लेकिन पूरे पूरे नहीं। ज़्यादातर अधिकार किसके पास है? वो गवर्नर या ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही हैं। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने का प्रस्ताव दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन, जो स्टेट में ड्यूल गवर्नेंस लगी हुई थी, उसको खत्म कर दिया गया और उसको प्रांतों से खत्म करके कहाँ लगा दिया गया? केंद्र में। ठीक है, तो प्रांतों से खत्म कर दिया गया और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। देखते हैं कितने लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग नहीं। ठीक है, चलो। तो केंद्र में द्वैध शासन आ गया। हालांकि यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ, मतलब अब अपनाया तो गया बट लागू नहीं हुआ। संघीय सूची के अंतर्गत विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। ठीक है, यानी जो केंद्र सूची में जितने भी विषय शामिल थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस तरीके से आपको बता देता हूँ, केंद्र सूची में जितने भी विषय थे 2 हिस्सों में आ गए। ठीक है, पहले हो गए आरक्षित, पहले हो गए रिजर्व और दूसरे हो गए अनरिजर्व। ठीक है, रिजर्व विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? केवल और केवल गवर्नर के पास था हर हालत में। ठीक है, हाँ। आरक्षित विषयों में यानी जो रिजर्व विषय थे, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे? सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे रक्षा हो गया, वित्त हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, या विदेशी मामले हो गए, है ना, पुलिस हो गई, ये सब के सब आरक्षित विषय होते थे। ठीक है, और अनारक्षित जो विषय, जो छोटे मोटे चीज़ें रह गई हैं ना, जैसे स्थानीय सरकार होगी, वन हो गई, शिक्षा हो गई, ये सब अनारक्षित विषयों में शामिल थे। यानी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी गवर्नर ने अपने पास रिजर्व कर ली, वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो
अब देखिए, आरक्षित विषयों में रक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेशी मामले, पुलिस, प्रेस, ये सब जो भी अभी मैंने आपको बताया वो सब आरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषयों में कौन कौन से आते थे जो छूट गए, है ना, जैसे स्थानीय सरकार, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो छोटे मोटे सब्जेक्ट थे वो इसमें आते थे। और अनारक्षित विषयों पर भी अंतिम अधिकार जो है वो ले सकता था कौन, गवर्नर। ठीक है, तो याद रखना। द्विसदनीय व्यवस्था को 11 में से 6 प्रांतों में यानी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत में पेश किया गया। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। केंद्र में 2 सदनों वाली एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। संघीय विधानसभा 375 सदस्यों वाला निम्न सदन तथा राज्यों की परिषद 260 सदस्यों वाला उच्च सदन बना। यानी 2 यहाँ पर सदन बने, जैसे आज के समय में लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही। तो लोकसभा में टोटल मेंबर बने 375 ये वाला, और राज्यसभा में मेंबर बने 260। इस तरीके से 2 सदनीय विधायिका यहाँ बनाई गई। ठीक है, अवधि कितनी रखी गई इसकी, तो अवधि थी इसकी 5 साल। दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाता था। यानी रियासतों से जो लोग विधान परिषद में आएंगे या इस असेंबली में, लोकसभा और राज्यसभा में आएंगे, उन्हें डायरेक्टली राजा नॉमिनेट करके भेज देंगे, है ना। इनके लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को भी निर्वाचित किया जाना था, कुछ को गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था। यानी जो ब्रिटिश भारत से जो लोग आएंगे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में, उनमें से कुछ चुनाव के माध्यम से आएंगे और कुछ डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होंगे। इस अधिनियम ने निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको बिल्कुल आप रट्टा मार लेना। यूपीएससी, ठीक है, स्टेट पीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई, ये सब के सब 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बने हैं भाई, याद कर लो इसको। ठीक है, यूपीएससी हमारा यूपीएससी, इसके अलावा स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया। इसके अलावा संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब है कि अगर कोई राज्य अपना पीसीएस का एग्जाम करवाने में सक्षम नहीं है तो उसका एग्जाम जो है फिर या तो उसका पड़ोसी राज्य करा लेगा, और पड़ोसी राज्य नहीं कराएगा तो सीधे यूपीएससी करा लेगा। ये संविधान में इसके लिए प्रॉपर प्रावधान है, हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, भैया सुप्रीम कोर्ट भी इसी अधिनियम के अंतर्गत बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई, तो आरबीआई भी जो बना है, आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही अप्रैल 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो कि कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, अब हमसे अलग हो गया। तो यही वो अधिनियम था, हालांकि बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ तो 2 तरीके के पद बनाए गए। पहला बनाया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, और दूसरा बनाया गया भारत सचिव। याद है आपको, मैंने पिछली क्लासेस में इसकी चर्चा करी थी। ये भारत सचिव कौन होता था, तो भारत सचिव होता था एक कैबिनेट मंत्री जो बैठा होता था इंग्लैंड में, जो भारत संबंधी मामलों पर जो है गवर्नर जनरल को सलाह मशवरा देने का काम किया करता था। उसकी सहायता के लिए जो है एक परिषद भी बनाई गई थी, क्योंकि ये तो अकेला व्यक्ति था, इसकी सहायता के लिए इसका ऑफिस बनाया गया। तो उस ऑफिस को 1935 में समाप्त कर दिया गया, ये बात है। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया, मतलब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सर मैरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अन्य 2 न्यायाधीश सर शाह मोहम्मद सुलेमान और एम.आर. जयकर थे। तो याद रखना, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, सर मॉरिस ग्वायर, और 2 अन्य कौन थे, शाह मोहम्मद सुलेमान और एम.आर. जयकर। ठीक है, इसने 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तक कार्य किया। हालांकि यह अपील हेतु अंतिम अदालत नहीं था, यानी इसके अभी जैसे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उस समय में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जा सकते थे। कहाँ जा सकते थे, तो इंग्लैंड में एक संस्था थी, इसका नाम था प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अगर आप भारत में मान लीजिए आप 1937 में रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रीवी काउंसिल में भी अपील कर सकते थे। ये कहाँ था, ये लंदन में था, और इसका काम था सुप्रीम कोर्ट से असंतुष्ट व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करना। तो उसके लिए आपको फिर लंदन में जाना पड़ेगा, इंग्लैंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिस्टम बनाया गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो प्रीवी काउंसिल भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई। अब देखो,
इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया और कुल आबादी के लगभग 10% को मतदान का अधिकार दे दिया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो संघीय सरकार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देख लेते, इसमें छोटा सा ही है, ये है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये लास्ट है, उसके बाद हम संविधान स्टार्ट करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे सहमति प्राप्त हो गई। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, याद रखना भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ने फरवरी 1947 को कहा था कि ब्रिटेन सरकार जल्द से जल्द जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वशासन प्रदान कर देगी, यानी आज़ादी प्रदान कर देगी। एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। ये बेसिकली पाकिस्तान बनाना चाहते थे। फिर दोबारा 3 जून 1947 को ब्रिटेन सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भारत की संविधान सभा 1946 मतलब भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जहां इसे स्वीकार करने के लिए लोग तैयार ना हो। यानी अंग्रेज इतने धूर्त थे, उन्होंने संविधान सभा बनाई और उसके बाद ये भी नियम बना दिया कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है उसको मानना या ना मानना तुम्हारी इच्छा है। मतलब देख रहे हो कितने धूर्त थे अंग्रेज। जाते जाते भी वो जो है हम लोगों में मार करवाना चाहते थे, मार कुटाई करवाना चाहते थे। ठीक है, अब इसीलिए तो ये नियम बनाया है कि आप अगर इसे मानना चाहें तो माने और ना मानना चाहें तो ना माने। अब ऐसा भी मतलब कोई कानून होगा क्या? क्या वर्तमान में कोई ऐसा कानून बन सकता है जिसको सरकार कहते मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो? तो लोग क्यों ही मानेंगे फिर इसको? तो आप वही सोच के देखिए, है ना। उसी दिन 3 जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को 2 भारत और पाकिस्तान नामक राज्यों में विभाजित कर दिया। इस योजना में दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने और अपनाने और स्वतंत्रता सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम नए अधिराज्यों में से लागू नहीं होना था। यानी जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ वैसे ही पुराने अधिनियम जितने भी इंग्लैंड ने बनाए थे भारत के लिए ब्रिटेन की संसद ने, वो सब खत्म हो गए। ठीक है, जब तक कि उस अधिराज्य की विधायिका द्वारा इसे विस्तारित न कर दिया गया हो। यानी अगर कोई पुराना अधिनियम है जिसे भारत सरकार चाहती है कि ये बना रहे और अगर उसकी सहमति देती है, उसको अप्रूव करती है तो वो बना रहेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की घोषणा हो गई। इसने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ साथ भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्यों की स्थापना की या 2 राष्ट्रों की स्थापना की। ठीक, इसने संविधान के निर्माण तक प्रत्येक उपनिवेशों और प्रांतों के शासन को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा चलाए जाने का प्रावधान किया। अब ये बात देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझो। कभी आपने सोचा कि देखिए भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया है ना, लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ है? 1950 में। तो आखिरकार ये 3 साल तक, लगभग 3 साल तक हमारा देश कैसे चल रहा था? क्या देश में कोई कानून नहीं था? देश में कोई संविधान नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। देश में कानून लागू थे और वो कौन से कानून लागू थे? वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून लागू थे। और मूल रूप से उनमें कौन सा कानून लागू था जो पूरे देश को चला रहा था? वो था भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखना। तो जब भारत में कोई संविधान लागू नहीं था, उस समय में भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1937 का संविधान लागू था। ठीक है, और देखो, चलिए, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक को डोमेनियन में शासन संचालित करने तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था दे दी। देखिए, डोमेनियन स्टेट क्या होते हैं? डोमेनियन स्टेट का मतलब है कि जब तक आप पूरी तरीके से संविधान नहीं बना लेते, मैं इस संदर्भ में बता रहा हूँ, वैसे तो डोमेनियन स्टेट एक अलग पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ इसकी बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1947 की बात कर रहे हैं हम, 1947 से 1950 तक। तो इस अवधि में हम लोग क्या थे? हम डोमेनियन स्टेट थे। इसका मतलब ये है कि हम अभी, हमारे पास राष्ट्रपति तो था नहीं, तो हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी किसने?
इंग्लैंड ने ले रखी थी, बेसिकली ब्रिटेन ने ले रखी थी, और हमने रानी का आधिपत्य स्वीकार किया था। इस अवधि में अगर कोई हम पर हमला करता तो ब्रिटेन की आर्मी उससे लड़ाई करने जाती और हमें सुरक्षा देती। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेट का मतलब हो गया। ठीक है, चलिए। इस अधिनियम से भारत के राष्ट्र सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, जो मैंने ऊपर आपको बताया। उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल के मामलों के राजकीय सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम से वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद खत्म, और प्रत्येक अधिराज्य के लिए गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल मतलब जिसको आज हम कहते हैं राज्यपाल, वो यही है। ठीक, हाँ जी। ब्रिटिश शासक द्वारा डोमिनियन कैबिनेट, जिसको ब्रिटिश शासक द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था, गवर्नर जनरल की बात हो रही है, 3 साल के लिए। ठीक है, जो 47 से 50 के बीच। ब्रिटेन में महामहिम की सरकार का अब से भारत या पाकिस्तान की सरकार से कोई संबंध नहीं रहा। चलिए, इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नामित किया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नामित किया, जैसे मैंने बताया ना, राज्यपाल वही। उन्होंने सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए इनको कहा गया, जैसे आज के समय में राज्यपाल करता है वैसे ही। इस अधिनियम से इंग्लैंड के शासक के शाही खिताब से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया गया। इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने, पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो पहले से प्राप्त थी। यानी आप अगर मान लीजिए किसी ने 1945 में ICS क्लियर कर लिया, IAS हो गया वो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद, मान लीजिए आज़ादी के बाद, उसका नौकरी खत्म हो जाएगी। वो जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। ठीक है, इस अधिनियम से भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो जो देसी रियासतें थी उनको अधिकार दे दिया गया कि आप चाहे भारत में आना चाहो भारत में आ जाओ, पाकिस्तान में आना चाहो पाकिस्तान में चले जाओ, और स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। इस अधिनियम से ब्रिटिश शासकों को विधेयकों के मामले में उनकी स्वीकृति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने तथा वीटो उपयोग करने के लिए उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन अधिकार गवर्नर जनरल के पास अभी भी था। गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम से किसी विधेयक को स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार था। लास्ट पॉइंट, एटली ने कहा कि भारत में ब्रिटिश मिशन की पूर्ति घटनाक्रम की एक लंबी प्रक्रिया की परिणति थी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और ये आदमी भी बहुत हरामी है, क्लीमेंट एटली, इसको याद रखना, बहुत धूर्त है ये मानता था कि भारत आज़ाद, मतलब भारत गुलामी नहीं है। और जब भी इससे पत्रकार पूछते थे कि भारत की आज़ादी के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये कहता था भारत तो गुलामी नहीं है, भारत तो आज़ाद है। और जब लोग इससे सवाल करते थे कि भारतीय लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने लूट लिया हमें, है ना, भारत को लूट लिया, तो ये कहता था नहीं, ये कोई लूट नहीं है, ये तो हमने जो है सेवा शुल्क लिया है। इतनी हमने सेवाएं दी हैं भारत को, हमने वहाँ रेल चला दी, हमने वहाँ डाक खाना, बिजली, दुनिया भर की चीज़ें, ये गिनाता था। और कहता था उसके बदले में अगर थोड़ा बहुत ले भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का आदमी था। सॉरी, क्लीमेंट एटली नहीं, सॉरी, ये मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहूँगा। क्लीमेंट एटली नहीं है, वो व्यक्ति हैं विंस्टन चर्चिल। अभी मैंने जो भी बोला वो चर्चिल के लिए बोला, एटली के लिए नहीं था। एटली तो बढ़िया आदमी है भाई। अगर मैंने गलती से भी इनको हरामी बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें। हरामी नहीं था, बढ़िया आदमी था, हरामी नहीं था। इसी के शासन में भारत आज़ाद हुआ। हरामी कौन था? तो हरामी था साथियों विंस्टन चर्चिल। अभी जो मैंने बताया ना कि भारत जो है, भारत को ये गुलाम नहीं मानता था, वो सारा का सारा मामला चर्चिल के लिए था, इसके लिए नहीं था। ठीक है, सॉरी अगर मैंने एटली जी को हरामी बोला हो तो कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए ओके, तो ये सारा का सारा हुआ। ठीक है, इसी तरह लॉर्ड सैमुअल ने हाउस ऑफ लॉर्ड में इस अधिनियम को युद्ध के बिना एक शांति की संधि के रूप में वर्णित किया। ये स्टेटमेंट पेपर में आ जाते हैं, याद रखना, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत पर ब्रिटिश शासन की अवधि आज समाप्त हो रही है और ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, सद्भावना और आपसी समझ के आधार पर बने रहेंगे। यानी हम आज़ाद हो रहे हैं लेकिन ब्रिटेन के साथ संबंध हमारे रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए 14 अगस्त का खुशी का दिन है और हिंदुओं और सिखों के लिए एक शोक दिवस है। ठीक है, हाँ, तो ये इसी तरीके की सारी बातें थी। और इसी के साथ हमारा जो संवैधानिक इतिहास था ये हुआ समाप्त। ठीक है, और कल से यानी अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, कि आखिरकार संविधान सभा कैसे बनी। ठीक है,
उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज आपको बहुत हेल्प कर रही होगी। तो देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखिए थोड़ा सा इसे प्रमोशन कर देते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो देखो पीसीएस की, या फिर आरओ की, या फिर बीईओ की, ठीक है, या फिर आप तैयारी कर रहे हो यूपी में यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, चाहे पैट की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या फिर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। और आप हमारे अगर किसी भी पेड को प्रोग्राम से जुड़ना चाहें जो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। एक बार फिर से एटली के लिए सॉरी, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।